डियर स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बता दिए थे, जिसमें मुख्य रूप से आपको 3 डिजीज़ के बारे में बताए थे। पहला था क्लेमाइडियोसिस, दूसरा बताया गोनोरिया और तीसरा बताए थे बाबू सिफिलिस के बारे में। चलिए आज हम आपको बात कर रहे हैं वायरल डिजीज के बारे में। तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं STD काउज्ड बाई वायरस। वायरस के द्वारा होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सा होगा, है ना, जो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में जो है उसको हम डिफाइन करेंगे बाबू। तो चलिए इसमें सबसे पहले डिजीज की बात करते हैं, जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी। इसी को हम लोग कहते हैं सीरम हेपेटाइटिस। ठीक है, आप लोग सब इसका नाम सुने होंगे। हेपेटाइटिस बी क्या है? तो जिस समय हेपेटाइटिस बी का शुरुआत इनिशियल कंडीशन में जब ये डिजीज आया था, कोई भी रोग आता है लोग उससे बहुत ही भय खाते हैं। अभी कोरोना का महामारी चला हुआ है, हर एक लोग भयभीत है। इसका कोई ट्रीटमेंट भी अभी तक आया नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट अब आ चुका है ना। पहले इसमें भी लोगों की जान जाती थी, ठीक है, लेकिन मेडिसिन या वैक्सीन के आने पर अब इससे भी लोग पूरी तरह से सेफ हैं, है ना, सुरक्षित है। तो देखिए हम हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी जो है, यह अगर देखा जाए तो यह भी एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्स के द्वारा तो यह फैलता ही है, लेकिन इस रोग के फैलने का और भी कई तरीका है। ठीक है, तो देखिए हेपेटाइटिस बी जो होता है ना, यह एक प्रकार का वायरल डिजीज है जो हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होता है ना। इसका वायरस का नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस। यहाँ लिख सकते हैं बाबू, काउज्ड बाई हेपेटाइटिस बी वायरस। शॉर्ट फॉर्म में इसी को आप कह सकते हैं HPV। तो यह हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा यह रोग होता है ना। फैलता है कैसे? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह रोग जाता है कैसे? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह जो डिजीज होता है, अगर देखा जाए, है ना, तो यहां लिखते हैं ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड के द्वारा भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड, है ना, बॉडी का कोई भी फ्लूइड अगर मानकर चलिए, है ना, मीन्स कोई निडिल ही है। अगर आप किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है, उसको निडिल अगर पिंच करते हैं, चुभाते हैं, और उस निडिल को बिना स्टेरलाइज किए किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी पिंच कर दिया जाए, उसको हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, है ना। तो इसका ट्रांसमिट होने का माध्यम क्या है? तो ब्लड के द्वारा ही है। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड के द्वारा भी मीन्स ट्रांसमिट हो सकता है। साथ ही में सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा भी क्या होता है, यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। तो ये सब ट्रांसमिशन का ये माध्यम है। ठीक है, देखिएगा एक बात और आपको बता दें, इसका जो वायरस है इसका वायरस एड्स के वायरस से 100 गुना ज्यादा इन्फेक्टियस होता है ना। एड्स का वायरस HIV, जिसको आप लोग जानते हैं, आगे आपको हम पढ़ाएंगे, वायरल इसी में बताएंगे, वायरस वाले में ही बताएंगे एड्स क्या है ना, एड्स का फैलने का तरीका क्या है, ठीक ना, मीन्स उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट का उपाय क्या है, डायग्नोसिस क्या है, ठीक ना, सिम्टम क्या, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए एड्स के वायरस में इतना तो जान रहे हैं, है ना, कि जैसे एड्स का वायरस जो होता है हम लोग के बॉडी के इम्यून सिस्टम को ही डैमेज करता है ना। बॉडी का इम्यून पावर क्या करता है, वो समाप्त कर देता है, ठीक ना। ऐसे बहुत ही खतरनाक वायरस माना जाता है
जिस समय एड्स का शुरुआत हुआ था उस समय भी, जैसे अभी कोरोना का महामारी है, लोग उस समय भी उस वायरस से बहुत ज़्यादा डरते थे। लेकिन एक चीज़ और केयर कीजिएगा कि जितना खतरनाक एड्स का वायरस होता है उससे 100 गुना ज़्यादा इन्फेक्टियस इस हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है ना। मतलब आप कह सकते हैं इट इज 100 times infectious than एड्स वायरस। मतलब इसको कहेंगे क्या, HIV। मतलब ये एड्स वायरस से 100 गुना ज्यादा क्या होता है, ये मीन्स इन्फेक्टियस होता है बाबू। कहने का मतलब समझिएगा कैसे। अब ऐसे समझिए, मान कर चलिए कि अगर एड्स के वायरस को फैलने के लिए एक बूंद ब्लड की आवश्यकता है, मान कर चलिए एक बूंद ब्लड मिलेगा तब किसी दूसरे में वो ट्रांसमिट हो सकता है, हम मान रहे हैं, ठीक ना। तो अगर इस एक बूंद का 100वां भाग भी, अगर HIV अगर 100वां भाग भी, इस एक बूंद का 100वां भाग भी अगर इस हेपेटाइटिस बी के वायरस को अगर मिल जाए तो उसके द्वारा क्या होगा, ये किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब ये एड्स के वायरस से भी ज्यादा ये खतरनाक होगा। तब कहिएगा कि आखिर इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है कितना। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ये 20 से 35 दिनों का होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, संक्रमित काल इसका कितना दिन का, तो लिखते हैं 20 to 35 डेज। 20 से 35 दिनों का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो कहिएगा कि जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो चुका है उसका लक्षण क्या है ना, कौन कौन सा सिम्टम उसके बॉडी में उभरता है या डेवलप होता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसके सिम्टम की बात करते हैं। लक्षण क्या है, सिम्टम को हिंदी में लक्षण कहा जाता है। तो देखिए, जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हुआ, सबसे पहला चीज कि वो व्यक्ति कुछ भी खाएगा ना, है ना, उसका फूड जो होता है ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, भोजन का पाचन पूरी तरह से नहीं होता है, क्योंकि इसमें लीवर ही क्या होता है, डैमेज हो जाता है ना। तो इसके सिम्टम में क्या क्या आएगा, तब पहला सिम्टम नौसिया, मतलब चक्कर आना, उसको बार बार चक्कर आएगा। इसके अलावा वॉमिटिंग जैसा भी कंडीशन क्या होगा, डेवलप होगा, है ना। और क्या होगा, तो एब्डोमिनल पेन, पेट में हमेशा दर्द रहेगा। देखिए हर एक टर्म का हम हिंदी बोलते जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी कैसे लिखें। अरे यार हिंदी तो सबका हम बोलते मुंह से बोल ही रहे हैं, है ना। अब सिम्टम में लिखिएगा तो सीधे लिखिएगा, है ना, चक्कर आना, वॉमिटिंग, है ना, पेट में दर्द, ठीक है, इस तरह से, ठीक ना। तो देखिएगा एब्डोमिनल पेन हो गया। इसके बाद और क्या होगा, तो अर्थराइटिस वाला कंडीशन भी क्या होता है, इसमें डेवलप होता है। बॉडी का जहां जहां ज्वाइंट है उसमें भी दर्द होना शुरू होता है। और क्या होगा, इसके अलावा देखिए लीवर सेल डैमेज होता है ना, ड्यू टू विच लीवर सेल डैमेज, मतलब लीवर का सेल डैमेज होगा, जिसके कारण क्या होगा, ड्यू टू विच, है ना, इंक्रीज परसेंटेज ऑफ बिलीरुबिन, ड्यू टू विच इंक्रीज परसेंटेज ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड, है ना। जिसके कारण क्या होगा, हम इसका मतलब समझा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम लिखे लीवर सेल डैमेज, है ना, इसमें लीवर सेल क्या होगा, डैमेज होगा, ड्यू टू विच, जिसके कारण इंक्रीज परसेंटेज ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड, जिसके कारण ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक ना। तब कहिएगा बिलीरुबिन क्या है, तो बिलीरुबिन जस्ट लाइक एक पिगमेंट होता है ना। तो जब कहिएगा कि बिलीरुबिन की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ गई तब क्या होगा, है ना। तो जब बिलीरुबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ेगी तो इसके कारण सबसे पहले जॉन्डिस वाला लक्षण आना शुरू होगा। जॉन्डिस तो नाम आपको सब है ना। तो मतलब यहाँ लिख सकते हैं इट caused to jaundice, है ना,
मतलब ये जॉन्डिस का क्या बनता है, ये कारण बनता है। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया, एक चीज तो आप जान गए कि जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी की बीमारी है ना, उसके पहले लक्षण में उसको जॉन्डिस वाला सिम्टम आएगा, जॉन्डिस की बीमारी होगी। जॉन्डिस में बिलिरुबिन की मात्रा थोड़ा कम बढ़ता है, इसलिए उसको नॉर्मल लेवल पर लाना आसान होता है। हेपेटाइटिस बी में बिलिरुबिन की मात्रा इतना बढ़ जाता है कि उसको नॉर्मल लेवल में लाना काफी मुश्किल होती है बाबू, जिसके कारण उस व्यक्ति की जान भी चली जाती है। ठीक ना। अब देखिए, इसके बाद हम इसका बात करते हैं डायग्नोसिस, है ना। इसका उपचार कैसे करेंगे, कैसे पता लगाइएगा कि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है। तो हर एक रोग के, ठीक ना, जितना भी रोग है, हर एक रोग को पता लगाने के लिए अलग अलग टेस्ट होता है। एक टेस्ट से सबका पता नहीं चलता है, ठीक ना। तो देखिएगा, कहिएगा हेपेटाइटिस बी को पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं क्या। तो इसके लिए मीन्स ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है ना। मतलब यहां लिख सकते हैं यूज्ड ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट, है ना। मतलब आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, मेडिकल के एग्जाम में आया भी है, आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि हेपेटाइटिस बी वायरस को पता लगाने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा टेस्ट, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट। इसी का नाम एक और है, इसी को हम लोग हेपेटाइटिस बी सरफेज एंटीजन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहां लिख देते हैं, इट इज also called hepatitis B surface एंटीजन टेस्ट। तो कहिएगा, इतना लंबा नाम याद रहेगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, लिखा जाता है HBsAg टेस्ट, है ना। मतलब HBsAg टेस्ट के माध्यम से हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस का पता लगाते हैं। ये पॉइंट सीरो याद रखना है ना। आपसे पूछा जाएगा कि हेपेटाइटिस बी वायरस को पता लगाने के लिए हम लोग किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा टेस्ट, तो हेपेटाइटिस, है ना। कौन सा टेस्ट, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट, या इसी को हम लोग किस नाम से, हेपेटाइटिस बी सरफेज एंटीजन टेस्ट, या उसी को HBsAg टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कहिएगा इसका उपचार क्या है। तो देखिए, इसके उपचार के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए टीका आता है ना, जिसका नाम होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाबू इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का प्रयोग करते हैं, है ना। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का जो निर्माण होता है, ये बनता है कैसे, है ना। तो इसे डायरेक्ट ह्यूमन ब्लड सीरम से ही बनाया जाता है, ह्यूमन ब्लड सीरम, है ना। इसी के माध्यम से इसके वैक्सीन को डेवलप किया गया, है ना, जिसके लेने के बाद, जिसका यूज करने के बाद उस व्यक्ति में इस रोग के होने की संभावना बहुत ही कम होती है, ठीक ना। तो कहिएगा इस वैक्सीन का आखिर कितना डोज लिया जाएगा, है ना। तो देखिए, एक्चुअली से हेपेटाइटिस बी से बचना हो, हेपेटाइटिस बी से अगर बचना हो तो इस वैक्सीन का 3 डोज, कौन कौन, तो एक 0 मंथ, एक 1 मंथ और एक 6 मंथ, ये 3 को डोज जो होता है ना, ये इसे क्या करते हैं हम लोग इसको यूज में लाते हैं बात, ठीक है। आपको हम क्या क्या बताए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का प्रयोग, इसका जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का डोज जो होता है ये 3 डोज 0 मंथ। तो कहिएगा 0 मंथ का मतलब, अब जैसे आज हम लिए एक वैक्सीन आज लिए, है ना, तो इसके अगले 1 महीने के बाद दूसरा वैक्सीन, और उसके अगले मतलब उसके 6ठे महीने में, है ना, हम लोग तीसरे वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। अगर इस तीनों डोज को अगर ले लिया जाए, है ना, तो उस व्यक्ति में हेपेटाइटिस बी के होने की संभावना बहुत ही कम होती है, ठीक ना। तो कहिएगा क्या इस वैक्सीन में आखिर होता है क्या, है ना। तो मीन्स ये वैक्सीन, ये जो भी वैक्सीन बनता है, इस वैक्सीन में कुछ ग्लोबुलिन्स पाया जाता है ना। यहाँ लिख देते हैं, इट कंटेन्स
it contains some globulins which provide lifelong immunity, है ना। एक्चुअली इसमें कुछ ग्लोबुलिन्स मौजूद हो, ग्लोबुलिन्स जस्ट लाइक एंटीबॉडी होता है ना। तो ये एंटीबॉडी जब तक बॉडी में रहेगा, है ना, इसके एंटीजन से लड़ने की क्षमता को बॉडी में क्या करेगा, वो डेवलप करता रहेगा, जिसके कारण ये वायरस बॉडी के भीतर जा नहीं पाता है। इस डिजीज को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। दिक्कत होगा तो फिर क्या करेंगे, आप लोग कॉल करके पूछिएगा, क्लास ओपन होगा तब पूछिएगा, है ना। फिलहाल के लिए जहाँ जहाँ हम नोट्स देते जा रहे हैं, है ना, इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके चाहिए तो आप अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले हम डिजीज की बात करते हैं बाबू, जिसका नाम है जेनाइटल हर्पिस। देखिएगा नेक्स्ट डिजीज है जेनाइटल हर्पिस। देखिए जेनाइटल हर्पिस जो डिजीज है यह भी एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है बाबा, ठीक ना, जो हर्पिज सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है। यहां लिख सकते हैं इट काउज्ड बाय हर्पिज सिंप्लेक्स वायरस, है ना, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा किसी इंफेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होता है ना। ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल intercourse from an infected person to the healthy person, ठीक है। तो देखिएगा आप कहिएगा इसको हिंदी में, जिस स्टूडेंट को है ना इंग्लिश से डर लगता है, इनको हिंदी में लिखना होगा तो बस इतना ही लिखिएगा। यह एक प्रकार का वेनेरल डिजीज है जो हर्पिज सिंप्लेक्स वायरस द्वारा होता है तथा यह मींस किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा ट्रांसमिट होता है या प्रवेश करता है, ठीक है। अब देखिए कहिएगा कि इसका सिम्टम क्या है, ठीक ना। तो देखिए इसके सिम्टम में क्या होता है, इसके प्राइमरी सिम्टम में क्या होगा, इसके प्राइमरी सिम्टम, इसका प्राथमिक लक्षण जो होता है इसमें क्या होता है। तो इस रोग में खासकर जेनाइटिलिया और बुटॉक के ऊपर, जेनाइटल ऑर्गन जननांगों के ऊपर, है ना, मीन्स वाटर से भरा हुआ, है ना, वाटरी पीरियोडिकली वाटरी ब्लिस्टर का डेवलपमेंट होता है। वाटर पानी से भरा हुआ फोड़ा जो होता है ना, आप लोग चेचक में भी देखते होंगे जैसा फोड़ा डेवलप होता है उसी तरह का फोड़ा इसमें भी डेवलप होता है। कहाँ पर, तो जितना भी जननांग है जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर, बुटॉक के ऊपर, है ना, तो यहाँ पर पीरियोडिकली वाटरी ब्लिस्टर का डेवलपमेंट होता है। और जब ये मीन्स ब्लिस्टर रैप्चर करता है, जब ये फटता है तो वहां से ये वायरस रिलीज होता है
जिसके कारण ये डिजीज फैलता है। मतलब जहां जहां इसका वाटर जाएगा, टच करेगा, वहां पर नए ब्लिस्टर को क्या करता है, नए फोड़ा को डेवलप करता है। ठीक ना। तो देखिए यहां पर लिख देते हैं, पेरियोडिकली वाटरी blister is developed. Periodically watery blister is developed on genitalia and buttock, है ना। कहने का मतलब जेनाइटल ऑर्गन और बुटॉक के ऊपर पेरियोडिकली वाटरी ब्लिस्टर का मतलब होता है फोड़ा, है ना, इसका डेवलपमेंट होता है। और जब ये ब्लिस्टर रेप्चर करता है, फटता है ना, तब वहां से वायरस रिलीज होगा और ये नए ब्लिस्टर को डेवलप कर देता है। ठीक ना। इसके अलावा और क्या होगा, तो ये ऐसा होने के बाद मीन्स उस व्यक्ति के, है ना, बॉडी वेट में कमी आएगा, हल्का फीवर ही रहता है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग भी आना शुरू होता है। ठीक ना। तो ये सब कुछ सिम्टम जो होता है इस रोग में दिखता है। अब देखिए ये जेनाइटल हर्पिस जो होता है ना, ये न्यू बॉर्न बेबी को ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट है ना, पार्चुरेशन के समय जब वो फीमेल किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती है, अब उसके जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर इस तरह का ब्लिस्टर डेवलप है, तो बच्चा जब नॉर्मल बर्थ लेगा, जन्म लेगा, है ना, तो मीन्स डिलीवरी के समय, पार्चुरेशन के समय, है ना, मीन्स उसका दबाव जो होता है लैबिया मेजोरा के ऊपर पड़ता है। जहां पर अगर ब्लिस्टर है तो वो ब्लिस्टर क्या करेगा, रेप्चर कर जाएगा। रेप्चर करेगा तो उसका वायरस जो होगा, उसका वाटर जो होता है उस बच्चे के बॉडी के संपर्क में आता है ना। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे में भी क्या होता है, इस तरह का ब्लिस्टर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 50% ऐसे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, 50% ऐसा बच्चा जीवित नहीं रह पाता, वो मर जाता है। तो कहिएगा इस तरह के रोग को रोकने का या इसके ट्रीटमेंट का तरीका क्या है ना। इसके ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, तो इससे रोकने के लिए या इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिसिन, है ना। देखिए यहाँ पे लिखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन, दवा जो होता है ना, दवा का कुछ दवा में आता है क्या क्या, तो दवा में आता है जैसे विला, साइक्लोवीर, इसी में आता है फेम, साइक्लोवीर, है ना। ये सब कुछ दवा है बाबू। इस दवा का प्रयोग इस रोग में किया जाता है। तो कहिएगा ये दवा करता है क्या, तो ये दवा जो होता है ये न्यू सोर को डेवलप होने से, न्यू ब्लिस्टर को डेवलप होने से रोकता है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं इट प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लिस्टर, है ना, न्यू ब्लिस्टर और कह सकते हैं सोर, है ना। ये नए ब्लिस्टर को या सोर को डेवलप होने से रोक देता है, नया ब्लिस्टर डेवलप नहीं हो पाता है। चलिए इस डिजीज में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी में एक और डिजीज है ना, जिसको भी इसी वीडियो में हम बता देते हैं, इसी के जैसा, ठीक है। उसका नाम है बाबू जेनाइटल वॉट्स, है ना। जेनाइटल हर्पिस के बारे में बता दिए। अब अगले डिजीज के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है जेनाइटल वॉट्स। वॉट्स को हम लोग हिंदी में मस्सा बोलते हैं। आगे एक रोग पढ़ाएंगे कैंसर के बारे में, वहां पर यह टर्म भी फिर एक बार आएगा कि आखिर वॉट्स क्या है और वॉट्स का डेवलपमेंट होता है कैसे, है ना। तो अगला टॉपिक हम हेडिंग दे रहे हैं जेनाइटल वॉट्स। तो देखिए जेनाइटल वॉट्स जो है यह भी एक प्रकार का वायरल डिजीज है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होता है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, इट काउज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं HPV, ठीक ना। तो यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा फैलता है ना। मतलब लिख सकते हैं ट्रांसमिटेड थ्रू द
सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक ना। मतलब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये जाता है। तक कहिएगा इसका लक्षण क्या है। तो इसके सिम्टम में क्या होता है कि इसमें है ना जेनाइटल ऑर्गन में आ गया, जैसे पेनिस हो गया, एनस हो गया, लैबिया मेजोरा हो गया, सर्विक्स हो गया, विजाइना हो गया, इन सब के ऊपर वाट्स का डेवलपमेंट होता है, मस्सा बनता है। आप लोग मस्सा के बारे में समझते होंगे, शरीर के किसी भाग में मीन्स मस्सा जो बनता है, उसी तरह का इसमें भी मस्सा डेवलप होता है। लेकिन जो ऑलरेडी बाहर परमानेंट जो मस्सा जो डेवलप होता है बॉडी में, जो जन्म से है, उसमें देखिएगा ग्रोथ नहीं होगा, वृद्धि नहीं होता है। क्योंकि आप एकदम तय कर लीजिए कि जिस मस्सा में ग्रोथ होना शुरू हो गया, अगर वो मस्सा बढ़ता जा रहा है, जस्ट लाइक वो कैंसर का रूप ले लेता है, उसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं बात, ठीक ना। क्या छोड़िए, ये तो आगे कैंसर में बताएंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इसमें आपको हम क्या बताएं, इसमें जेनाइटल ऑर्गन जैसे है ना, मीन्स पेनिस, एनस, लैबिया मेजोरा, सर्विक्स है ना, वेजाइना, इन सब के ऊपर क्या होगा, वाट्स का डेवलपमेंट होता है ना। तो इसमें लिख सकते हैं वाट्स आर डेवलप्ड ऑन genital organ such as penis, anus, cervix, वेजाइना, ठीक ना, वेजाइना इटिस। तो आपको हम लिखे क्या, इसमें है ना इन सभी जेनेटल ऑर्गन के ऊपर वाट्स का डेवलपमेंट होता है, जो बाद में है ना ये लार्ज मासेस में परिवर्तित होता है और ये कैंसर का रूप लेता है, ठीक ना। तो यहाँ लिख सकते हैं आफ्टर सम टाइम्स इट converted into large masses and transform into कैंसर, ठीक है। तो यहां पर आप केयर कीजिएगा, आपको हम बताए क्या, देखिएगा लाइन कट गया था। आपको हम बताए क्या कि इसमें जेनाइटल ऑर्गन जैसे कि पेनिस, एनस, सर्विक्स, वेजाइना है ना, इसी में और आप लिख सकते हैं लैबिया मेजोरा है ना, वेजाइना का ही एक पार्ट है, ऑटर फोल्ड होता है, उसको लैबिया मेजोरा बोलते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ाए भी हैं, वहां पर देख लीजिएगा। तो इन सब के ऊपर क्या होता है, मस्सा डेवलप होता है, जो कुछ समय बाद है ना वो लार्ज मासेस में परिवर्तित होता है और वह कैंसर का रूप लेता है, ठीक है। तो कहिएगा ये कैंसर का अगर रूप ले लिया तो इसको हटाएंगे कैसे। तो ये जो वाट्स जो होता है ना, ये एक मेडिसिन, अंग्रेजी में दवा आती है जिसका नाम है कॉन्डिलॉक्स है ना, उस दवा के द्वारा है ना इस वाट्स को रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वाट्स आर removed by a medicine called, उसका नाम है बाबू कॉन्डिलॉक्स। कॉन्डिलॉक्स एक दवा है, ठीक ना, जिसके द्वारा इस तरह के वाट्स को क्या करते हैं हम ना रिमूव करते हैं बाबू। वो दवा का अगर प्रयोग लगातार किया जाए तो ये वाट्स अपने आप क्या होगा, खत्म होगा। इसके अलावा है ना, इसके अलावा और भी कुछ मेथड है जिसका प्रयोग इस वाट्स को हटाने में किया जाता है, जैसे लेजर सर्जरी हो गया, अल्फा इंटरफेरॉन हो गया जिसको अल्फेरॉन के नाम से भी जानते हैं, उसका भी प्रयोग इसमें किया जाता है ना। तो यहाँ लिख देते हैं लेजर सर्जरी अल्फा इंटरफेरॉन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जाता है अल्फेरॉन। लेजर सर्जरी अल्फा इंटरफेरॉन और
also used for the treatment of genital warts। कहने का मतलब हुआ कि लेजर सर्जरी और अल्फा इंटरफेरॉन का भी प्रयोग इसके उपचार में किया जाता है, जेनिटल वार्ड्स के उपचार में करते हैं। चलिए, यहाँ तक दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। यहाँ तक छोटा छोटा डिजीज था, थोड़ा कम लिखना पड़ा। अगला जो इसमें एक वायरल डिजीज है, इसका नाम है एड्स, है ना। तो थोड़ा लंबा टॉपिक्स है ना। मीन्स उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे बात, ठीक ना। आप लोग अगले नेक्स्ट वीडियो को अपडेट करने के लिए, है ना, आप लोग जो चैनल होगा हमारा उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जहाँ तक जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आता है उसको एक बार में 2 बार देखिए, 2 बार में 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी